2 3 4 5 4 हमारे पास है, 4 फैक्टर है, इनको हम कंबाइन करेंगे। जब इनको कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, जब हम इन चारों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है, और करना क्या है इस पॉइंट पे? प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगेगा यहाँ पे आई 1/r² sin थीटा dl, सबको कंबाइन करेंगे तो आई हो जाएगा dl हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा, और 1/r² से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा r²। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी लगी हुई है, इसको मुझे रिमूव करना है। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, और वो कांस्टेंट मैं किधर रखूंगा यहाँ पे कि वो कांस्टेंट होता है आपका यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r²। यही हमारा फेमस बायोट लॉ है। तो ये हमारे पास कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं लिखा जाता है dt फिर वेक्टर का मॉड, तो इसको भी लिखा है यहाँ पे ऐसे, यानी कि स्केलर क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड या वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने को क्या मिलेगा? स्केलर फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो, डी भी ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कई चीज आती है, जैसे हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, तो कूलम्स लॉ में वन चीज आती है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि यहाँ पर हम इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी की बात करते हैं। कहने का मतलब ये चार्जेस एयर में रखे हैं या वैक्यूम में रखे हैं, इस चीज को हम देखते हैं। यहां पर एक्सपेरिमेंट जो हमारा परफॉर्म किया गया वो भी फ्री स्पेस में परफॉर्म किया। ये वाला जो करना है यहां पर म्यू नॉट, यहां पे इसका सिग्निफिकेंस है, इसको परमिटिविटी कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी ये किसी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी सब्सटेंस को रखो तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड कितनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी को क्रॉस कर जाती है, तो इस प्रॉपर्टी को हम परमिटिविटी नहीं है, इसे कहते हैं लोग परमिटिविटी है। परमिटिविटी है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहां पे इस कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है म्यू 0.4 पाई, इसकी वैल्यू आती है 10⁻⁷। जिस तरह से बायोट लॉ में, जिस तरह से हमारे कूलम्स लॉ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, उस तरह से बायोट लॉ में इस कांस्टेंट की वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है 10⁻⁷। अब इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। इसको आगे हम देखेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आप हिसाब से आपको तैयार करना है आपको। बस हम लोग स्टार्ट करते हैं बायो सावर्ट लॉ। बायो और सावर्ट डेनमार्क के जो साइंटिस्ट थे जिन्हें हम डेनिश साइंटिस्ट कहते हैं। डेनमार्क के तकरीबन 2-3 महीने के बाद यानी 1820 में ऑलस्टेड के बाद अपने लॉ यानी एक्सपेरिमेंटल लॉ को परफॉर्म यानी कि उन्होंने दिया, एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ रिजल्ट निकाले। तो जो बायोट लॉ है वो एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ये कोई थ्योरी नहीं, थ्योरी से नहीं आया है, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है। किस बेस पे आया, कहां से आया? तो ऑलस्टेड ने सबसे पहले ये बताया था कि अगर किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो करती है तो उसके रिजल्ट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। व्हेन करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। बट ये नहीं पता था कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है उसको
फाइंड आउट करने के लिए हमने यहां पर एक आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर लिया। हमने यहां पे क्या लिया, आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर लिया, और जब उसमें से हमने करंट को पास किया तो इसको हमने बोला कि ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस आर्बिट्रेरी शेप की जो लेंथ है वो x से y है, इसका x है y है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो l है। लेकिन हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस पूरा हमारे पास जो कंडक्टर है उसे स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहां से लेके यहां तक, 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 हमने माना कि ये कंडक्टर जो है वो स्मॉल सेगमेंट का मिलकर के बना है। कंडक्टर जो है हमारा स्मॉल सेगमेंट से मिलकर के बना है। पूरी लेंथ अगर l है तो अगर ये छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर के बना है तो हम इस सेगमेंट की पूरी लेंथ को हम यहां पर, ये जो सेगमेंट है उस लेंथ को हम यहां पर मान लेते हैं dl। ये हमने इसको मान लिया क्या है, ये dl, इसका सेगमेंट लेंथ है हमारे पास। और dl की डायरेक्शन क्या है, वही डायरेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह काम करता है। dl की डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो हो रही है। यहां पे करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो ये यहां पर इसको हम वेक्टर जैसा ट्रीट करेंगे। अब बायोसेवर्ट कहता क्या है, बायोसेवर्ट कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कहां पे प्रोड्यूस हो रही है, यहां पे प्रोड्यूस हो रही है, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम यहां पे कहते हैं P। P वो पॉइंट होता है जहां पर हम इसको हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेते हैं। ऑब्जर्वेशन पॉइंट का मतलब है वो पॉइंट जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखनी है। तो अब यहां पे क्या आ रहा है, आपका यहां से करंट कैरिंग कंडक्टर है, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर, और इसे हम क्या बोलेंगे, डीएल को क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे करंट कैरिंग। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट मींस डीएल, और ये वेक्टर है तो इसको वेक्टर ले लीजिए, वेक्टर ने लिखा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मुझे फाइंड आउट करना है। करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मुझे फाइंड आउट करनी है, यहां पे मुझे करंट दिखाना है। इस रेफरेंस पॉइंट से ये हमारे पास ये हो गया O पॉइंट हो गया रेफरेंस पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं, ये r है, यहां से यहां तक डिस्टेंस r है। करंट एलिमेंट की लेंथ अगर dl है तो जब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपका हो जाएगा dl। अब आपको यहां पे देखना है कि किस डायरेक्शन में होगा। अगर डायरेक्शन देखना है तो ऐसे इसको होल्ड करें और इसको फिंगर को कर लगाएं, तो जो फिंगर ऊपर करें तो फिंगर किधर किधर कर होती है, इनसाइड होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ट प्लेन ऑफ पेपर। अब इसका मुझे फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट टू कैलकुलेट डी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, किस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है, एट पॉइंट P पे फाइंड आउट करना है। तो अब ये पोजीशन वेक्टर करंट एलिमेंट के बीच का जो एंगल है वो क्या है आपका, यहां से थीटा है। पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल क्या है आपका, थीटा है। और थीटा यहां पे sin थीटा लिया जाएगा, cos थीटा ले लिया जाएगा, tan थीटा ले लिया जाएगा। cos थीटा लेते तो क्या होता, tan थीटा लेते तो क्या होता। cos थीटा स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करता है, tan थीटा ना तो स्केलर को डिफाइन करता है ना तो वेक्टर को डिफाइन करता है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम यहां पे को sin थीटा लेते हैं। किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, और किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, तो करंट एलिमेंट की वजह से। तो ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द करंट, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट की
स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, ये ऐसे लिख लो, ये वन हो गया। फिर मैग्नेटिक फील्ड, अमाउंट मैग्नेटिक फील्ड किस चीज पर डिपेंड करता है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है 1/r²। डिस्टेंस के डिक्रीज होने पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ये कहने का मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी होल्ड करता है अच्छे से। उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, इंक्लिनेशन पे डिपेंड करती है। यानी कहने का मतलब करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, वो हमारा साइन थीटा है। यहां पे हम साइन थीटा लेते हैं। ये इक्वेशन थर्ड। फिर तीसरी बात, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, करंट एलिमेंट की वजह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट एलिमेंट ये हो गया हमारे पास इक्वेशन। तो आप इसको नोट कर लें जैसे, उसके बाद इसको आप पॉज करके देख सकते हैं इन चीजों पे। मैग्नेटिक फील्ड किधर होती है, क्या उसकी डायरेक्शन होती है, जब कोई कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। उसके लिए दो रूल दिए गए, एक मैक्सवेल स्क्रू रूल, ठीक है, मैक्सवेल का स्क्रू रूल, और फिर आपका राइट हैंड मैक्सवेल का स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर हमें किसी कंडक्टर है, अगर हमारे पास ये कंडक्टर है और इसमें अगर करंट फ्लो हो रही है तो कंडक्टर के डायरेक्शन में हम अपने थंब को रखते हैं और जहां पर हमने कंडक्टर को पकड़ा हुआ है उसको हम कर्ल करें फिंगर से। तो अगर हम फिंगर से कर्ल करते हैं तो क्या होगा, हमारा राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, तो करंट या जो थंब है ये बताता है कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है। तो और हमारी जो कर्लिंग फिंगर है वो ये बताती है, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड बताती है। तो राइट हैंड थंब रूल यहां जाना बहुत जरूरी है कि अगर कंडक्टर में करंट फ्लो होगा और उसको हम ग्रिप करें तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये ऐसे बनती है, ये इस तरह से। तो लाइक दिस मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे, ये इस तरह से, और अगर इसमें हम करंट ऐसे करें तो ये हमारी क्या है, इट इज नथिंग, दीज आर कंसेंट्रिक सर्कल आर नथिंग, दीज आर कर्लिंग फिंगर्स। मैक्सवेल का स्क्रू रूल ये कहता है आपका, जो मैक्सवेल कि आप यहां पे आप ऐसे स्क्रू बनाए, ऐसे आप इसको ऐसे घुमाएं, ये ऐसे आप इसको घुमाएं करंट, तो जिस डायरेक्शन में इसको घूमता है स्क्रू, अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक, इस डायरेक्शन में घूमेगी और करंट, ठीक है, ये हो गया हमारे पास मैक्सवेल स्क्रू रूल। लेकिन बस मॉर्निंग बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है चैप्टर 4 और टॉपिक हमारा ऑनगोइंग टॉपिक जो चल रहा है उसका नाम है मूविंग चार्जेस, यानी कि टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म। तो इस पे सबसे पहले डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले यहां पे हम देखते हैं कि मैग्नेटिज्म को जो पढ़ना है, मैग्नेटिज्म को जब पढ़ना है तो मुझे दो चीजों को बड़े बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा। मैग्नेटिज्म को जो पढ़ना है तो मुझे दो चीजों को बड़ी गहराई से पढ़ना पड़ेगा। पहले तो मैं ये पढ़ना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जैसे कि हम पहले की वीडियो में मैग्नेटिक फील्ड आपको बता चुके हैं। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को रखने से उस पर क्या कोई फोर्स लगता है,
मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, तो आज हम इस चीज को देखेंगे। सबसे पहले ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दो अलग अलग चीजें हैं। टाइम एक ऐसा आया 1820 में दो साइंटिस्ट जिनका नाम बायो सावर्ट भी था। उसके पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया। वो एक्सपेरिमेंट इस बात पे था कि क्या चार्ज के मूव करने से, करंट के मूव करने से क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट को जो परफॉर्म किया गया, कई बार परफॉर्म किया गया, तो उस साइंटिस्ट का नाम था बायो सावर्ट से पहले उस साइंटिस्ट का नाम था ऑरस्टेड नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया, एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस दिया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो उसका काज होता है करंट। थोड़ा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इसको थोड़ा सा डायग्राम में समझते हैं। तो मैग्नेटिज्म में दो चीजें हमें पढ़नी है, फोर्स पढ़ना है और फील्ड पढ़ना है। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब इसी बेसिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक सर्किट बनाता हूं और इस सर्किट में मैं यहां पे मैं की को ओपन कर, यहां पे मैं बैटरी लगाता हूं। उसके बाद मैं यहां पे की को लगाता हूं और ये रेजिस्टेंस नहीं है, इसको हम रिहोस्टेट कहते हैं। और रिहोस्टेट जो करंट को कंट्रोल करता है करंट को, या तो करंट की वैल्यू को इंक्रीज करता है या तो करंट की वैल्यू को डिक्रीज करता है। ये आपका हो गया बैटरी, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव टर्मिनल। ये हो गया आपका की, और की कंडीशन या तो ये क्लोज होती है, क्लोज किया जाता है, या तो इसको ओपन किया जाता है। हर चीज का फंक्शन समझना जरूरी है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वजह से एक कंडक्टर में करंट फ्लो। तो हमारे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर का हमने यहां पे नाम रख दिया है एक PQ कंडक्टर। हमारे पास एक कंडक्टर क्या है, उसकी वैल्यू, उसका नाम क्या है PQ। इस कंडक्टर को हमने रिहोस्टेट और एक की से जोड़ा, और ये PQ कंडक्टर यानी कि मेटल का कंडक्टर तो होगा साथ साथ इसमें करंट फ्लो करेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। ऐसे ये करंट इस तरह से अब जब करंट फ्लो होगी तो उसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कौन सी चीज है जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर कंपास, यहां पे इसका N और यहां पे इसका S होता है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझते हैं और एक्सपेरिमेंट को। जब हम की को क्लोज करते हैं, सबसे पहले जब हम की को क्लोज करते हैं तो करंट सर्किट में फ्लो करती है। करंट फ्लोज इन सर्किट। जब करंट सर्किट में फ्लो करती है वो P से Q की तरफ फ्लो करती है। जब P से Q की तरफ फ्लो करती है तो यहां पर जो मैग्नेटिक कंपास है उसका N पॉइंट यानी N वाला सिरा इधर की तरफ घूम जाता है और S वाला सिरा इधर की तरफ घूम जाता है। जो N वाला सिरा है इधर घूमता है, इसका मतलब हम कहते हैं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, यहां पर इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रही है।
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो इसका मतलब है कि ये इधर घुमा या इधर घुमा, इसको इसका मतलब कि जो कंपास के अंदर नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन होगा। कंपास के अंदर जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन आता है और डिफ्लेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया, अब इसकी जैसे जैसे मैं यहाँ पे करंट की वैल्यू को इंक्रीज करता जाता हूं, जब करंट की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होने लगता है। करंट की वैल्यू जब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब यहाँ पे करंट, यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, यहाँ पे एक चीज देखो, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, करंट की वैल्यू को जब मैं इंक्रीज कर देता हूं तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो हो जाता है वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आता है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ये शो करता है कि ऑन द इंक्रीजिंग द करंट, करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दोगे तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। ये शो करेगा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंस हो गया है, इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिलेगा। अब करंट की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। उसके बाद जब की को हम ऑफ कर देते हैं, सेकंड अगर हम जब की को ऑफ कर देते हैं, की को ऑफ कर देते हैं या इसको हम ओपन करते हैं तो जो इधर की डायरेक्शन में भी हमारी मैग्नेटिक नीडल इधर गई वो फिर अपनी कंडीशन में आ जाती है, पहले जैसी थी वैसे आ जाती है। तो इस कंडक्टर की में करंट नहीं फ्लो होता तो यहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, फिर थर्ड, जब हम की को फिर हम क्लोज करते हैं और यहां पर इसकी पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं, यहां पर इसकी क्या कर देते हैं, पोलैरिटी को चेंज करते हैं। पोलैरिटी को चेंज करने का मतलब है जो प्लस है उसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे माइनस, जो हो गया माइनस। तो अब करंट की जो फ्लो की डायरेक्शन हो जाती है वो चेंज हो जाती है। तो यहां पे करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो करेगी। पहले डिफ्लेक्शन इधर इधर आ रहा था, डाउनवर्ड आ रहा था, अब इस ये जो नीडल है वो इधर की तरफ घूम जाएगी। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, इसका मतलब ये आ रहा है कि करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन में चेंज होने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड की वेक्टर क्वांटिटी है तो करंट की वैल्यू इंक्रीज करने पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो जाता है और करंट की डायरेक्शन को चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो यहां से ये पता चला, एक डिस्कस आया था निकल करके आता है यहां से, और एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट ये निकल करके आता है कि एक कंडक्टर में जब करंट फ्लो करती है तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड। कहने का मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जैसे। तो अब इनको हमें देखने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो अगर इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करें, अगर इसकी हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करें